वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई? तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा बहुत ही मजेदार तरीके से, शॉर्ट में एकदम क्रिस्पी तरीके से, ठीक है। लाइन बाय लाइन हमने एनसीईआरटी कवर करी, ठीक उसी तरह आज भी हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर करेंगे। बट ये आप याद रखना, फालतू कुछ ज्ञान नहीं लेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वही चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तुषार की जर्नी के बारे में। तुषार एक लड़का है जो ट्रेन से जा रहा था, ठीक है। तो रास्ते में ऐसी घूम रहा, मतलब ट्रेन चल रही थी, तो उसके एक अंकल जी ने बोला कि भैया, मतलब भाई तुषार, तेरे को पता है कि जो ट्रेन है ना, ये 150 साल पहले शुरू हुई थी चलनी, और जो बस है वो उसके 30-40 साल बाद। तो तुषार सोचने लगा कि यार, अगर जब ट्रेन नहीं थी तो जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते होंगे? क्या वो अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह काट देते होंगे? तो बस इसी क्वेश्चन पे आपका ये चैप्टर आधारित है। तो चलो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारा कि द अर्लीस्ट पीपल, एकदम शुरुआत के लोग। ये तो आपको पता है ना कि हम भाई पहले कैसे थे, एकदम बंदर जैसे थे, एप्स कहते थे हमको, ठीक है। व्हाई वर दे ऑन द मूव, मतलब बहुत पहले के जो लोग थे वो क्यों इधर से उधर ट्रैवल करते थे, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। तो समझो, वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। हम आज, मतलब जो भी हमारी हिस्ट्री है, जितना हम जानते हैं साइंस के अकॉर्डिंग, कि जो दो लोग हैं जो 2 मिलियन साल पहले, समझ लो आप कितने ज्यादा टाइम पहले की बात चल रही है, वो कौन थे? वो थे हंटर्स एंड गैदरर्स। हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? हंटर्स एंड गैदरर्स। यानी कि वो लोग क्या करते थे? शिकार करते थे और अपने खाने को इकट्ठा करके रखते थे, ठीक है। ये काम वो करने लग गए थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। और ये जो नाम रखा गया, किस वजह से रखा गया? जिस तरह से वो अपना खाना खाते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। यूजुअली वो क्या खाते थे? जंगली जानवर। वो मछली पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ लेते थे, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स। मतलब आपको याद है, आपने साइंस में पढ़ा था, हम एक प्लांट ट्री से क्या क्या खाते हैं, तो वो सारी चीजें वो इकट्ठा करने लग गए थे। एग्स भी वो इकट्ठा करके रखते थे अपने खाने के लिए, इसीलिए उन्हें क्या कहते थे? हंटर्स एंड गैदरर्स। गैदरर यानी कि इकट्ठा करने वाला। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये जो लोग थे ना, ये प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते थे, मतलब चलते फिरते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। तो मेनी रीजंस में से चलो आज कुछ हम भी समझ लेते हैं भैया, ठीक है। चलो, पहला रीजन क्या था? इफ दे हैड स्टेड अप एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो एक ही जगह काफी लंबे टाइम तक रुक जाएंगे, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। तो होगा क्या? वो धीरे धीरे वहां के जितने भी प्लांट्स हैं, वहां के जितने एनिमल्स हैं, धीरे धीरे वो खत्म होने लग जाएंगे, तो खाना खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब एक जगह वो काफी टाइम रुक जाते थे, वो दूसरी जगह आपके शिफ्ट हो जाते थे, ठीक है। तो पहला रीजन आपको समझ में आया। चलो अगला देख लेते हैं। देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं भैया। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये तो आप जानते हो ना कि जो जानवर होते हैं वो जगह जगह शिफ्ट होते रहते हैं, मतलब जो जंगली जानवर होते हैं ना, वो एक ही जगह नहीं रुकते, वो चेंज हो जाते हैं अपनी जगह। एनिमल्स ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। अब ये जानवर क्यों जाते हैं? या तो वो अपने से छोटा शिकार ढूंढने, जैसे शेर है, वो अपने से छोटा शिकार ढूंढने के लिए कहाँ इधर उधर जाएगा। या फिर अगर बात करें डियर की, वाइल्ड कैटल की, जो लोग मतलब वेजिटेरियन है, वो लोग क्या, वो घास के लिए, पत्तों के लिए सर्च में, इनको ढूंढने के लिए नई नई जगह जाते रहते थे। तो इसीलिए जानवर इधर से उधर जाते हैं। दैट इज वाई, और इसी वजह से जो लोग उनको हंट करते हैं, जो कि कौन थे? हंटर्स एंड गैदरर्स, उन्हें भी उनके मूवमेंट्स फॉलो करने पड़ते थे। यानी कि जहां जहां उन्होंने पंजों के निशान देखे, वो भी वहां पीछे पीछे चल पड़ते थे ताकि उनको शिकार करना था। अगला, थर्ड, ठीक है, तीसरा रीजन देख लेते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज। जो प्लांट्स एंड ट्रीज है उसमें फ्रूट आते हैं डिफरेंट सीजन में। ये तो आपको पता होगा भाई, सीजन, हर फ्रूट का एक सीजन होता है, उसी सीजन में वो फ्रूट आता है। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। और ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। किस लिए? इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, क्योंकि हर सीजन में अलग अलग प्लांट्स होते हैं और जगह जगह अलग सीजन होता है, ये भी आपको समझना है। अब यहाँ कोई सीजन है, जरूरी नहीं कि आप कहीं और जाओ। जैसे इस समय यहाँ गर्मी नहीं है, तो आप ये थोड़ी कि आप केरला जाओगे कि वहां भी गर्मी नहीं होगी, तो सीजन वहां का तो अलग है ना। तो इसी वजह से वो लोग क्या, शिफ्ट होते थे। वाटर इज फाउंड इन लेक्स। वाटर कहाँ कहाँ मिलता है? लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर में, नदियों में। वाइल मेनी रिवर एंड लेक्स आर पेरेनियल। पेरेनियल यानी कि विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो कि जिनमें साल भर पानी रहता है, जिन्हें क्या कहते हैं? पेरेनियल। आपको ये वर्ड याद रखना है, पेरेनियल रिवर, जिनमें साल भर पानी रहता है।
बट कुछ सीजनल भी होती हैं जिनमें सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही पानी आता है, वरना वो सूख जाती हैं। ठीक है, तो जो लोग ऐसी नदियों के पास रहते थे उन्हें शिफ्ट होकर दूसरी नदी पर जाना पड़ता था पानी की वजह से। ठीक है, क्लियर। अगला, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। अब भैया हमने इनके बारे में आपने बहुत कुछ बता दिया, इधर से गए उधर गए, क्यों गए क्या गए, ये तो बताओ कि हमें इनके बारे में पता कैसे चला। अरे यार कैसी बात करते हो, लास्ट चैप्टर में ही तो तुमको बताया था। देखो, archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हिस्ट्री की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, किनकी, हंटर्स गैदरर की, जो उन्होंने बनाई थी और यूज करी थी। सोच रहे हो अब मिली हैं, कितने 100 साल 2 मिलियन ईयर्स पुरानी चीजें। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। जिन्हें देख के क्या पता चल रहा है कि उस समय के जो लोग थे वो अपने औजार, वेपन्स को स्टोन से, पत्थर से, वुड से, लकड़ी और हड्डी, जानवरों की हड्डी से, बोन से, इन चीज़ों से बनाते थे और उनसे वो बेस्ट सर्वाइव कर पाते थे, यानी कि जिंदा रह पाते थे। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark and hides, chop fruit and root। अब इनमें से जो जो स्टोन टूल्स मिले हैं ये किस किस काम में आते थे, मीट काटने के लिए या हड्डी को काटने के कुछ बनाने के लिए, उसकी एक दूसरा वेपन बनाना हो, या फिर स्क्रेप बार्क यानी कि जो बार्क यानी कि पेड़ की छाल होती है ना, उसको बाहर खींचना यानी कि उसको निकालने के लिए, किसके लिए, और हाइड्स, एनिमल की स्किन से ये लोग हाइड्स बनाते थे। हाइड्स यानी कि जिसको ओढ़ के रखते हैं ताकि सर्दी में बच सकें। जानवरों की खाल फाड़ते थे तो उसके लिए भी तो कुछ नुकीला चाहिए, तो वो स्टोन था। चॉप फ्रूट एंड रूट, रूट को, फ्रूट को, इन सबको तोड़ने के लिए, मतलब सिंपल सी बात है, चक्कू का जो काम था वो ये स्टोन के टूल्स करते थे। ठीक है, Some may have been attached to the handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting। अब देखो कुछ में तो इस तरह, जैसे ये एक पत्थर है, ठीक है, ये जो तुम्हें दिखा रहा है पत्थर से क्या क्या यूज होता था, यहाँ पे किसी में घुसा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ खोद रहे हैं। इसी में आप क्या नीचे देखते हैं, फोटो बनी हुई है, कोई नहीं फोटो नहीं बनी, तो मैं समझाता हूँ। जैसे ये पत्थर है, इसमें ये लोग क्या करते थे, इधर से एक हड्डी ली ऐसे ऐसे, और उस हड्डी को यहाँ पे इस तरीके से बांध दिया, समझ रहे हो, धागे से, तो ये क्या बन गया, एक अच्छी सी कुल्हाड़ी टाइप बन गई ना। तो मतलब वो इस तरीके के औजार भी बनाना सीख गए थे अपने आप। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। इवन वुड का यूज तो उस समय घर जो जिनमें वो रहते थे, और जो टूल्स, जैसे मैंने भी आपको यहाँ हड्डी बताई, वहाँ पे वुड भी यूज हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें वो अपने लिए बनाते थे, किन के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सकें, जानवरों को मार सकें, इन सब मतलब शिकार वगैरह करने के लिए। अब अगला पॉइंट आता है कि वो चूजिंग अ प्लेस टू लिव। अब वो इधर से उधर ट्रैवल तो करते थे, पर भैया वो चूज कैसे करते थे कि कहाँ जाना है। तो चलो उसके लिए हमें मैप तो पढ़ना ही पड़ता है हिस्ट्री में, तो इस चैप्टर में भी एक मैप है। ठीक है, और ये मैप है किनका, सम आर्कियोलॉजिकल साइट्स, यानी कि वो जगह इसमें आपकी मार्क्ड है जहाँ जहाँ पे हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने खुदाई करी और उनको कुछ चीज़ें मिली हैं। देखो, look at map 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers lived in many other places. Only some are shown in the map. देखो यहाँ पे जितनी भी कैसी हैं, रेड कलर के आपके ट्रायंगल हैं, रेड कलर के ट्रायंगल, ये जो लिखा है ना पैलियोलिथिक साइट्स, अभी समझाता हूँ। जैसे ये हंगसी है आपका, भीमबेटका है, आपको और कोई नजर आ रहा है यहाँ पे, अभी फिलहाल यहाँ पे ये कुरनूल केव्स हैं आपकी, ये सब, ये 3 जगह आपको दे रखी हैं। यानी कि भैया क्या हुआ इनका मतलब, यानी कि इन 3 जगहों पे आपके कौन लोग थे, किन लोगों के वो अंश पाए गए हैं, किन लोगों की चीजें मिली हैं, जो कि बहुत हंटर गैदरर्स थे। क्या थे, हंटर गैदरर्स थे। तो देखो 99.9% चांस है कि आपका जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो यही बनेगा कि बस ये हंगसी, करनूल केव्स और भीमबेटका मार्क करो। तो ये आपको ध्यान रखना है, भीमबेटका एकदम बीच में है, ठीक है, नीचे की साइड आपके दोनों हंगसी और करनूल केव्स पास पास में। अब नियोलिथिक, मेगालिथिक, अर्ली विलेज और मॉडर्न सिटीज, ये जो है ना, ये अभी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ तक मार्क नहीं किया गया है। आगे हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। और हाँ, ये भी दे रखा है कि ऐसा नहीं है कि बस यहीं पे थे। हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे थोड़ी ज्यादा चीजें मिली हैं, बट इसका मतलब ये नहीं वो बाहर और कहीं नहीं रहते होंगे। ठीक है, और भी जगह रहते थे। आगे, as stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available। अब क्योंकि यार जो स्टोन के जो टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा यूज हो रहे थे, अभी हमने देखा कितना कुछ हो रहा था उनसे, तो उस समय के जो लोग थे वो क्या देखते थे, कहीं ट्रैवल करने से पहले वो सोचते थे कि कोई ऐसी जगह जाके हम रुकें जहाँ पे जो पत्थर है वो नुकीला हो, अच्छा हो, इस तरीके का।
ठीक है। बीच में एक चीज आती है रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, ठीक है। एक रॉक शेल्टर था जहां पे इस तरीके की पेंटिंग, जैसे ये पत्थर थे ना, इन पत्थरों के बीच में वो लोग रहते थे हंटर गैदरर्स, तो वहां पे रॉक पेंटिंग्स भी बनाते थे। इस पेंटिंग को देखो देखो आपको क्या नजर आ रहा है, पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई शेर या कोई जानवर है जिसको एक इंसान पकड़ रहा है, उसका शिकार कर रहा है। Many of these caves in which these early people lived have paintings on the wall. ऐसी बहुत सी दीवारें हैं जहाँ पे ये ऐसी क्या मिली हैं, वॉल्स पे पेंटिंग मिली है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। ये मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश में इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। और ये पेंटिंग्स क्या दिखाती हैं, वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। मतलब ये दिख रहा है कि कितने अच्छे से बनाई हुई है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इतने 100 साल पहले भी। और ये पत्थर से पे बनाई हुई है, सोच रहे हो पत्थर पे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे पहले शेल्टर होते थे, जैसे ये गड्ढा है इसमें रहते थे ये लोग, ठीक है। अब साइट्स की बात करते हैं। साइट्स क्या होता है, कोई भी चीज साइट क्या होता है, साइट आर प्लेसेस वेयर द रिमेन यानी कि बची हुई चीजें ऑफ थिंग्स, टूल्स हो गए, पॉट्स हो गए, बिल्डिंग वगैरह, ये सब मिलती हैं। कोई भी जब चीज ऐसी जगहों पे मिलती है तो उसे हम कहते हैं साइट्स। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। उस समय के लोग यहाँ पे रहा करते थे, अपना यहाँ पे काम वाम करते थे, बनाते थे इसको और फिर चले जाते थे, ठीक है। और उसके बाद वो जगह ऐसी की ऐसी ही रह जाती थी और आज हमको उसमें चीजें मिलती हैं इतनी पुरानी। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, अर्थ की सरफेस पे भी मिल सकती हैं, जमीन के अंदर दब भी चुकी हो सकती हैं, ठीक है, या इवन अंडर वाटर भी मिल सकती हैं। अब देखो ऐसा होता है कई बार कि किसी जगह पे पहले कुछ नहीं था तो वहाँ लोग रहते थे, फिर बाढ़ आई तो वो पानी से पूरी जगह की जगह पानी के अंदर चली गई। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। भैया फायर, हाँ जी चलो पढ़ते हैं। फाइंड द करनूल केव्स ऑन मैप 2। अब चलो करनूल केव्स देखते हैं। भैया हमने देखी तो थी करनूल, हंसी, ये देखो ये रही करनूल केव्स एकदम कोने में हंसी के पास में। तो बस इसी केव्स की बात करी जा रही थी। देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो जितना आपके लिए ना जरूरी है हमेशा उतना ही पढ़ा करो। कोई आपको बहुत ज्यादा फालतू की बातें बताने की इस समय जरूरत है नहीं, ठीक है। पढ़ने को तो आप यहाँ पे कोई कितनी भी हिस्ट्री पढ़ सकते हो, आईएएस की तैयारी कर सकते हो, पर आपको नहीं करनी ना। अभी आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है हम उतना ही पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें अभी से पढ़ा रहे हैं 6th क्लास के लिए, जो कि नीडेड नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। अब करनूल में क्या मिला है, ऐश यानी कि राख के वो मिले कण छोटे छोटे पीसेस। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग, करनूल में रहने वाले लोग आग से मतलब जानते थे कि फायर क्या होता है, उसका यूज करते थे वो लोग। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। देखो आग के तो बहुत सारे वो हो सकते हैं यूज, ठीक है। लाइट का सोर्स हो सकता है, मीट को पकाने के लिए, जानवरों को जलाने डराने के लिए, ठीक है। बट सोचो कि भाई आज हम आग की यूज़ करते हैं, आज तो हम आग ऑलमोस्ट हर चीज़ में यूज़ करते हैं, खाना बनाने से लेके आपके बहुत सारी चीज़, इवन जो लाइट जलती है उसमें भी आग का कुछ छोटा मोटा रोल होता ही, ठीक है। अब देख लेते हैं नेम्स एंड डेट्स के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडीइंग। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ना नेम दिए हैं। किस चीज़ को नेम दिए हैं भैया, जो टाइम मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। इस पढ़ाई को आसान बनाने के लिए उन लोगों ने थोड़े नेम्स दिए हैं। अब बताते हैं वो नेम्स क्या है। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। अच्छा भैया क्या है ये, जो सबसे पुराना समय था ना, यानी कि जब इंसान एकदम हंटर गैदर था, मतलब एकदम ही जंगली था, बिल्कुल जानवरों जैसा, उस समय को कहा गया पैलियोलिथिक। क्या, पैलियोलिथिक। दिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पैलियो मीनिंग ओल्ड, लिथोस मीनिंग स्टोन, यानी कि स्टोन एज के टाइम की बात चल रही है। द मेन नेम ऑफ पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। इससे पता चलता है कि इस समय के जो लोग थे उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, स्टोन टूल्स। ये आपको याद रखना है। द पैलियोलिथिक पीरियड होता कहाँ से कहाँ तक है, ये 2 मिलियन साल पहले, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 साल पहले तक। 2 मिलियन से लेके 12, सोच रहे हो कितना ज्यादा बड़ा टाइम हो गया। 12 आज से 12,000 साल पहले और आज से 2 मिलियन साल पहले, तो उतने बीच का जितना भी समय था सब के सब क्या थे, पैलियोलिथिक एज थी। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक। अब ये जो बहुत बड़ा टाइम था, जैसे यहाँ देखो ये था 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 2 मिलियन, ओके, 2 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि 20 लाख साल पहले। इसको आप 20 लाख भी कह सकते हो ताकि आपको समझने में आसानी हो। 2 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ है और आज मानो हम यहाँ हैं, ये 2021 है,
ठीक है, तो यहाँ से 12,000 साल पहले तो कुछ यहीं तक होगा, बस ये होगा 12,000 साल पहले। तो ये जो इतना बड़ा टाइम है ना, ये वाला, इस टाइम को कहते हैं पैलियोलिथिक एज, यानी कि स्टोन एज। और इसको भी 3 अलग अलग पार्ट में बांटा गया, 1 2 3, लोअर, अपर और मिडिल। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, ये लोअर, ये अपर, ये मिडिल, ये लोअर। ठीक है, the period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic। अब ठीक है, अब 12,000 साल के बाद, मतलब 12,000 साल के बाद, इससे पहले तो पैलियोलिथिक, इसके बाद का जो टाइम था, इसके बाद का जो टाइम था कहाँ तक, 10,000 साल पहले तक। मतलब ये सिर्फ बीच का 2,000 साल, ये कितना कम है उससे, है ना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम था, यहाँ पे सिर्फ आपके 2,000 साल की बात चल रही है। ठीक है, इस टाइम को क्या कहा गया, इस टाइम को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मीजोलिथिक। मीजोलिथिक जिसे कहते हैं मिडिल स्टोन एज। ठीक है, यहाँ पे स्टोन टूल्स जो है काफ़ी ज़्यादा मिलने लग गए थे, जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ। इसमें स्टोन के टूल्स मिलते थे जो कि थोड़े बेटर थे, अब मतलब थोड़े से वो इस तरह के नुकीले, शार्प, थोड़े बेटर हो गए थे और काफ़ी छोटे छोटे थे, एकदम चक्कू जैसे, और उनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। Microliths were probably struck onto handles of bone or wood to make tools such as saw and sickles. At the same time, older varieties of tools continued to be in use. कहने का मतलब क्या है, उस समय के जो टूल्स थे वो इसी तरीके, जैसे मैंने यहाँ पे किसी लकड़ी पे ये स्टोन फिट कर रखा ना, ऐसे ही बनाए जाते थे। और जो पहले वाले जो आपके होते थे, जो पत्थर इस तरीके के नुकीला पत्थर, वो भी यूज करे जाते थे। ठीक है, उसी टाइम पे 10,000 साल पहले तक। ठीक है, अब जो उसके बाद की स्टेज है, द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज नोन एज नियोलिथिक एज। यानी कि 10 के बाद जितनी भी एज थी उसको हम किस नाम से जानते हैं, नियोलिथिक। क्या, नियोलिथिक। ठीक है, What do you think about the term Neolithic? नियो तो सुनने में न्यू लग रहा है ना, तो इससे आपको आसानी से याद रह सकता है, न्यू यानी कि नियोलिथिक, यानी कि जो बाद की सबसे नई एज है। We have also mentioned the name of some places. You will find names of many more places in later chapters. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. अब ये कहने का मतलब क्या है, कई जगह भी ऐसी हैं जहाँ पे नाम लिखे हुए हैं कि भाई नियोलिथिक एज में कौन कौन सी जगह थी, मीजो में कौन कौन सी थी, ये सब। ठीक है, बट बहुत ही कम, मतलब बहुत ज़्यादातर, वेरी ऑफन, मतलब कई बार वी यूज़ प्रेजेंट डे नेम्स। हम कई बार क्या कर देते हैं, समझाता हूँ। जैसे कि अब हमें कुछ, ये देखो, ये मैप देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, नियोलिथिक साइट्स। नियोलिथिक यानी कि सबसे न्यूएस्ट साइट। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये दाऊजली हार्डिंग, ये जो जगह है दाऊजली हार्डिंग। अब भाई क्या पता उस समय के लोग इसे क्या बुलाते थे, जैसे ये क्या है, मेहरगढ़ है। ठीक है, अब भाई उस समय के लोग इसे क्या बुलाते थे, हमें क्या पता, बट हमें तो इस जगह पे चीज़ें मिली, तो हमने इसका जो आज नाम था, जैसे आज इसका नाम है मेहरगढ़, तो हम यही बता देते कि भाई मेहरगढ़ में नियोलिथिक साइट्स थी। साइट्स का मतलब आपको पता है जहाँ पे चीज़ें मिली हो पुरानी। तो अब आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अर्ली विलेजेस, यानी कि अर्ली विलेज कहाँ कहाँ थे, इनाम गाँव हो गया, और यहाँ पे ये एक ही दे रखा है। नियोलिथिक आपको काफ़ी सारे हैं, हल्लूर है, पैयमपल्ली है, और मेगालिथिक देख लो कितनी सारी हैं, आदि चन्नूर हो गया, और कौन कौन सी हो गई, ये है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको मैप में मार्क करनी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और अर्ली सिटीज़ में मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ये आपकी अर्लीस्ट सिटीज़ हैं, सबसे नए, मतलब सबसे पुराने शहर, समझ रहे हो, जो सबसे पहले शहर बने वो है कोलकाता, मुंबई। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। साइट समझ गए, तो हम नेम वगैरह समझ गए। अब बात करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब 12,000 साल पहले भैया, इस टाइम तो क्या हुआ था, इस टाइम से लेके 10,000 तक आपका मीजोलिथिक एज आई थी। और मैंने यहाँ पे ये सेम चीज़ चेंजिंग एनवायरनमेंट लिखा था, पर मैंने आपको समझाया नहीं क्योंकि वो यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, हुआ क्या था, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो क्लाइमेट था, मौसम था, उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। क्या थे, विद द शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। जो दुनिया का टेम्परेचर था वो बढ़ गया, यानी कि पूरी दुनिया में जो गर्मी थी वो बढ़ चुकी थी। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, जिसकी वजह से कई जगह क्या हुआ, पेड़ वेड़ सूख गए और वहाँ पे ग्रासलैंड बन गया, यानी कि सिर्फ सूखी सूखी घास वाली जो जगह होती है ना, ग्रासलैंड। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। जिसकी वजह से वो जो जानवर जो ग्रासलैंड पे रहते हैं, शेर हो गया, शीप, कैटल, गोट, ये सब जानवर जो है इनका नंबर बढ़ गया।
Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. अब देखो हुआ क्या, जब जानवर ऐसे वाले बढ़ गए तो इन जानवरों की जो जगह थी भाई वो तो पता चल गई लोगों को जो वहाँ के हंटर गैदरर्स थे। पहले तो वो उनको मार के खाते थे, फिर उन्होंने सोचा यार इनको रोज रोज मार के खाने से अच्छा क्यों ना हम इन्हें पाल लें, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार ये तो अपने जैसे बच्चों को पैदा कर पा रहे हैं, तो उन्होंने पाला और अपने साथ, ताकि वो मतलब कुछ दिनों में नए बच्चे पैदा हो जाते थे, फिर वो उन्हें पाल लेते थे और इस तरीके से वो पुराने वालों को खा लेते थे। मतलब ऐसे वो काम चला रहे थे। आप समझ पा रहे हो? इस तरीके से वो सीख गए कि ठीक है यार हम जानवरों को पाल के भी काम चला सकते हैं और अपना खाने की चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? और फिशिंग भी तब लोग सीख गए थे। ये कौन सी बात चल रही है? मीजोलिथिक एज की, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब बात करते हैं कि फार्मिंग और हर्डिंग कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम when several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent। जैसे ये मौसम बदला, एक ऐसा मौसम मिला दुनिया को जिसकी वजह से ये जो व्हीट यानी कि गेहूं, बार्ली, राइस, ये चीज़ें नेचुरली कुछ जगह ग्रो होने लग गई। नेचुरली, जी हाँ, आज तो आपको बोनी पड़ती ना, मतलब खेतों में, पहले ये नेचुरली कई जगह उग जाती थी। Men, women and children probably collected this grain as food। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कई जगह लिखा है probably, यानी कि शायद, मतलब देखो हिस्ट्री किसी ने देखी तो है नहीं, तो हमने सिर्फ थ्योरी बनाई है, तो इसीलिए हमें ये वर्ड यूज़ करना ही पड़ता है। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, मे बी वो लोग इकट्ठा करते थे, ठीक है, और जब वो सीखते थे, लर्नड वेयर दे ग्रो, उन्होंने जाना कि अच्छा ये कहाँ कहाँ उगता है बार बार और ये कब पकता है, तभी वो उसको तोड़ते थे। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। और इसी वजह से क्या उन्होंने सीखा, मतलब सिंपल सी बात है, देखो नेचर में आप कुछ भी कैसे सीख सकते हो, देख के ना। आपके पास क्या है, आंखें हैं, आप आंखों से देखते हो कोई भी चीज़ कि यार ये कैसे हो रही है, फिर आप उसको सीख जाते हो और फिर उसको खुद करने लगते हो। तो इसी तरीके से वो क्या बन गए, फार्मर्स बन गए देख देख के। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। वो क्या करते थे, जानवरों को फंसा के मार भी सकते थे, कैसे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कुछ भी खाना छोड़ देते थे अपने घर के पास, छोटे छोटे एनिमल्स आते थे फिर उनको मार देते थे। The first animals to be tamed was the wild ancestor of the dog। tame यानी कि यहाँ पे आपको क्या बनाना, आपका पालना, जैसे कहते हैं ना पालना, वो कौन सा, तो आपका दुनिया के पहले जानवर थे जो कि पाले गए थे, वो थे एक एंसेस्टर ऑफ डॉग, यानी कि डॉग की प्रजाति थी। Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps। बट उसके बाद लोगों ने क्या करा भाई, जो ये जो जानवरों की प्रजाति थी ना कुत्तों की, ये थोड़ी सी खतरनाक थी, बट फिर वो सिर्फ ऐसी ही प्रजाति को अपने घर के पास अट्रैक्ट करते थे जो कि थोड़े सिंपल हो, जैसे कि भेड़ बकरी हो गई जो काटती नहीं है, ठीक है। These animals such as sheep, goat, cattle, also the pig lived in herds। इन सबको वो अपने आसपास पालने लग गए। Often people protected these animals from attack by their other wild animals। और इवन उनको बचाने भी लग गए बाकी जानवरों से, क्योंकि वो उनके काम के थे। और इसी के साथ वो क्या बन गए, हर्डर यानी कि जो चरवाहे होते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेस्टिकेशन की। डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन, यानी कि जानवरों को पालना। इट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। ये वो एक प्रोसेस है जिसमें लोग क्या करते हैं, एक तो वो अपने प्लांट्स, खुद के प्लांट्स उगाते हैं, जैसे खेती बाड़ी करते हैं, और जानवरों की देखभाल भी करते हैं। इसे कहते हैं डोमेस्टिकेशन। जैसे आज के टाइम पे आपने देखा है लोग अपनी गाय वाय पालते हैं, तो वो डोमेस्टिकेशन है। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड एनिमल्स। अक्सर ये बात होती है कि जो प्लांट्स और एनिमल जो लोग अपने घर पे पालते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं वाइल्ड एनिमल से। हाँ जी भैया, बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों? दिस बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। ये इस वजह से होता है क्योंकि लोग सेलेक्ट करते हैं वो प्लांट्स और एनिमल जो वो पाल सकें। कोई भी अपने घर पे शेर तो थोड़ी पाल लेगा, ठीक है। They select plants that yield large size grain। यानी कि लोग भाई अपने घर पे ऐसी ही चीज़ें को सेलेक्ट करते हैं बोने के लिए, प्लांट्स को जो बहुत, जिसमें अनाज काफ़ी मिले, जिसका स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो, जो कि केपेबल हो राइप ग्रेन के, यानी कि सिंपल सी बात है जिसमें उनको फ़ायदा मिले। अब वो ऐसे ही अपने घर पे घास थोड़ी उगा देंगे, खुद समझो, घास उगा के उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। बट अगर वो क्या आपका गेहूँ है, राइस है, चावल है, ये सब अपने घर पे उगाएंगे तो उनको कितना फ़ायदा मिलेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए अगर वो अपने घर में कुत्ता पालेंगे तो उनको सिक्योरिटी मिलेगी, और भेड़िया पालेंगे तो वो नहीं खा जाएगा,
तो बस यही इस पूरे में लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अमंग एनिमल्स दे वर रिलेटिवली जेंटल, जैसे कि डॉग हो गया, ठीक है, तो शीप हो गई, गाय हो गई, ऐसी चीज़ें वो पालते थे जिनसे उन्हें फ़ायदा भी मिले, सिक्योरिटी मिले, ना कि ऐसी चीज़ें जो कि उनको नुकसान ही पहुँचा दे। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी कि अब लोग धीरे धीरे आपने देखा काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलप इन द सेंस डोमेस्टिकेशन सीख ली, फार्मिंग सीख ली, जानवरों को कैसे अपने लिए यूज़ करना है वो भी सीख लिया, एक जगह रहना सीख लिया, तो अब लाइफ थोड़ी तो चेंज हुई होगी। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक सम टाइम्स टू ग्रो। अगर आपने कभी भी कोई सीड जो है उसको बोया है तो आप जानते होंगे कि उसको थोड़ा टाइम लगता है ग्रो होने में, बढ़ने में। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक, मंथ एंड इन सम केसेस ईयर। अब भाई टाइम की बात है, कुछ सीड जो है वो बहुत जल्दी 3-4 दिन में उग जाते हैं, कुछ महीने लगाते हैं और कुछ तो साल भी लगा देते हैं। It meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds. पहले लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे, हमने पढ़ा था ये चीज़, हाँ भैया समझ में आ गई। बट भाई देख, अब लोग क्या है, किसानी करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया। अब खेती जो है एक सीजन में तो चलती है पूरा एक सीजन तक टाइम लगता है, तो लोगों को एक जगह रहना समझ में आने लगा, अच्छा कि हम भाई इतने टाइम तक तो हमें एक जगह रहना ही पड़ेगा, हम अपनी खेती को, अपने जानवरों को छोड़ के नहीं जा सकते। तो इससे क्या हुआ, लोगों को रहना पड़ना वहां पे। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और उसके बाद वो जो आपने उगाया है उसको आपको यूज भी करना है, खाना भी है ना, तो वहां पर रुकना पड़ा। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways storing it. अब जैसे जैसे भैया किसी ने बहुत सारी क्या आपका गेहूं उगा लिया, अब गेहूं काफी सारा उग गया, बड़ा हो गया, घर पे रखने के लिए जगह भी तो चाहिए, क्योंकि उसको संभाल के रखना, अगले साल बोना भी है फिर से जब सीजन आएगा। इन मेनी एरियाज दे बिगैन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। तो उन लोगों ने क्या क्या सोचा, अब यार बहुत ज्यादा तो नहीं उगा पाते थे, तो वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने उन्होंने सीखे, मिट्टी से, समझ रहे हो, गीली मिट्टी ली, उससे बर्तन बनाया, उसको सुखाया, यानी कि, या फिर जो बास्केट डलिया बनानी सीखी खुद ही लकड़ी की, या फिर जमीन के अंदर गड्ढा खोदा और उसमें ये सब चीजें स्टोर करी, यानी कि वो लोग सीख रहे थे। अब उनके पास पहले तो उनको सारी नॉलेज थी नहीं, कर करके तो सीखेंगे, है कि नहीं। तो इसी तरीके से वो क्या, उन्होंने ये सब अलग अलग चीजें सीखी ताकि वो अपनी जो गेहूं या जो भी चीज उन्होंने उगाई है उसको स्टोर करके रख पाए। अगला हम बात करते हैं एनिमल्स को वो किस तरीके से स्टोर करते थे। अब आपको पता है एनिमल्स जो है नेचुरली मल्टीप्लाई, यानी कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क which is an important source of food and meat and whenever required. In other words, animals that are reared can be used as store of food. अब देखो, जब भी एनिमल हम पालते हैं तो पहली चीज तो वो आप नए बच्चे पैदा करते हैं, और अगर आप उनको केयर से पालो तो इवन वो मिल्क और भी ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड हो। और कई बार तो हम उन्हें ऐसे मीट के फॉर्म में भी जानवरों को खा सकते हैं, जैसे चिकन पालो अगर आप, तो ठीक है, जब भी हम चाहें तो कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स को पालने के बहुत से फायदे हैं, उनको स्टोर करके रखो, वो क्या है, एज अ स्टोर ऑफ फूड, एज अ स्टोर ऑफ फूड। इवन लोग अपने घर के बाहर जानवरों को बांध देते थे, या फिर क्या शेड बना देते थे उनके लिए, बस एक लकड़ी का बड़ा सा, वो उसमें जानवर सारे एक साथ छोड़ देते थे, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब जानते हैं कि जो सबसे पहले फार्मर्स थे या फिर चरवाहे, हर्डर्स यानी कि चरवाहे, वो कहाँ थे। तो आपको मैप 2 पे जाना है। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ नियरली फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब देखो ब्लू स्क्वायर्स थे क्या, पहले तो ये चलते हैं जानने। तो भैया आपके जो ब्लू स्क्वायर्स थे वो थे नियोलिथिक साइट्स, यानी कि आपके जो नियोलिथिक सबसे न्यू वाला एरा था ना, नियोलिथिक टाइप। तो यहाँ पे ज्यादातर जगह पे क्या मिले हैं, यहाँ पे आपको ट्रेसेस मिले हैं हंटर्स गैदरर्स के नहीं, फार्मर्स और हर्डर्स के, यानी कि वो लोग जो काफी डेवलप हो गए थे, जो फार्मिंग सीख गए थे, जानवरों का पालन पोषण करना सीख चुके थे। तो अब आपको समझ में आया कि नियोलिथिक टाइम पे क्या हो रहा था, पैलियोलिथिक टाइम पे क्या हो रहा था, और मीजोलिथिक टाइम पे क्या हो रहा था। काफी स्ट्रक्चर तरीके से एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप उसी तरीके से पढ़ो, सब समझ में आएगा, ठीक है। यू विल नोटिस नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, यहाँ पे क्या एविडेंस मिले हैं, फार्मर हर्डर्स के। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, और ये हमारे जो इंडियन कॉन्टिनेंट पूरा उसके सब कॉन्टिनेंट है उसमें कई जगह मिले हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो कि आपको मार्क कर दिए हैं वो क्या है, कश्मीर में मिले हैं, ईस्ट में, साउथ इंडिया में, इन सब जगह मिले हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स,
मतलब साइंटिस्ट जो हैं स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोन्स। अब ये पता लगाने के लिए करते ही क्या है, जैसे हड्डियां मिलती हैं ज़मीन के नीचे, तो साइंटिस्ट उनसे उनकी स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि कितने टाइम पुरानी है और इस समय जो क्या हर्डिंग खेती वेती होती थी कि नहीं। ये सब साइंटिस्ट का काम है और ये सब कैसे होता है ये सब आप सीखोगे सीनियर क्लासेस में। One of the most exciting finds includes remain of burnt grain। अब इनमें से सबसे ज़्यादा एक एक्साइटिंग चीज़ क्या मिलती है, वो है जले हुए गेहूं के दाने। जले हुए गेहूं के दाने से क्या आपको पता चलता है भाई? कुछ चीज़ें पता है। एक तो वो कि वो जला के उसको खाते थे जिससे वो टेस्टी हो जाए, मतलब वो पका खाना बनाना सीख रहे थे। These may have been burnt accidentally or on purpose। अब ये भाई ऑन पर्पस यानी कि जानबूझ के भी जलाए जा सकते हैं खाने के लिए, या फिर गलती से आग लग गई हो, क्या पता। Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent। They can also identify the bones of different animals। अब जो साइंटिस्ट हैं वो इतनी पढ़ाई करते हैं, उनके पास बहुत से तरीके हैं, वो पता लगा लेते हैं कि भैया ये जो ग्रेन है ये उगाया गया है या अपने आप उग गया है, ये कितने टाइम पुराना है, या फिर जो जानवर की हड्डी मिली है ये जानवर कौन से जानवर की हड्डी है। ठीक है, ये सब साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि ये फार्मर्स और हर्डिंग यहाँ पे उस समय हो रही थी कि नहीं, फार्मिंग और हर्डिंग। ठीक है, और अब हम बात करते हैं टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, यानी कि अब आप धीरे धीरे देख पा रहे हो इंसान जो है सबसे पहले कैसा था, हंटर गैदरर था, यानी कि एकदम जानवर जैसा था। धीरे धीरे उसने क्या क्या सीखा, उसने जानवरों को मार के खाना सीखा, अपना खाना बनाना सीखा, एक जगह रहना सीखा, बहुत कुछ सीखता हुआ आ रहा है इंसान। तो अब वो किस तरफ बढ़ रहा है भैया? वो बढ़ रहा है एक सेटल्ड लाइफ की तरफ। जैसे आज हम एक सेटल्ड लाइफ है, एक जॉब, पापा आपके जॉब ड्यूटी करते हैं, आप स्कूल जाते हो, क्या इतनी सेटल्ड लाइफ है ना, हम अपने घर है, खाना है, रहने को कपड़े, सब कुछ है। तो उस समय का इंसान सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहा था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट। कई जगह तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं, हट्स के, यानी कि जो हट होती है ना रहने वाली, या घर के निशान मिले हैं लकड़ी के, यानी कि बर्जाहोम एक जगह है, ठीक है, जाके कश्मीर में है। इस समय कश्मीर जहाँ पे है वहाँ पे पीपल ने पिट हाउस यानी कि गड्ढों, जमीन के अंदर गड्ढे बना के अपना अपना घर बना रखा था, जहाँ पे सीढ़ियों से, मतलब इतनी खुदाई कर करके सीढ़ियों से जमीन के अंदर जाके उन्होंने घर बना रखे हैं। These may have provided shelter in the cold weather। अब इनसे क्या होता होगा उस समय ठंडों में, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो लोग इनके अंदर जाके रहते होंगे ताकि उन्हें वार्म यानी कि गर्मी मिल सके। Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the hut, which suggests that depending on weather, people could cook food either indoors or outdoors। अब भाई उन्होंने, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें क्या क्या मिले, उन्हें चूल्हे तक मिले हैं घर के अंदर और घर के बाहर, हट्स के अंदर, जिससे पता चलता है कि भाई वेदर के अनुसार वहाँ के लोग या तो घर के अंदर कुक करते थे, जैसे सर्दियाँ तो अंदर, गर्मियाँ हैं तो बाहर कुक करते थे, यानी कि वो काफ़ी कुछ सीख गए थे। आप स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। अब स्टोन के जो टूल्स थे आपके, ये जो इस तरीके का पत्थर है, ठीक है, इस तरीके का पत्थर को यूज करा जाता था टूल बनाने के लिए, ठीक है, वो तो ऑलमोस्ट हर साइड से आपके मिले ही मिले, क्योंकि बिना टूल्स के तो भाई जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते, आप जानवरों को मार नहीं सकते, जानवरों को शिकार तो करना ही पड़ेगा। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक एज, और इनमें से कई जो है वो काफी अलग थे पैलियोलिथिक एज से। पैलियोलिथिक एज में क्या थे, एकदम सिंपल से पत्थर थे जिनको बांध बूंद के कैसे करके काम चला रहे थे। बट नियोलिथिक एज आ चुकी थी तो लोग थोड़ा डेवलप हो चुके थे, तो उनके जो टूल्स हैं वो भी अलग होंगे कि नहीं होंगे। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। इवन अब जो पत्थर थे उनको किस तरीके से बनाया जाता था, उनको एकदम वो तराशते थे, सोच रहे हो आप, पत्थर को तराशते थे ताकि वो और अच्छा पत्थर बना सकें, या फिर वो इस तरीके का पत्थर यूज करते थे ताकि वो चीज़ों को पीस सकें खाना बनाते टाइम। यानी कि आप समझ पा रहे हो, पत्थर को वो यूज कर रहे थे एक अच्छे वेपन्स बनाने के लिए। आपने घर पे देखा जिससे आप मसाले कूटते हैं, उन्हें कहते हैं मोटर एंड पेस्टल्स। ये भी उस समय क्या थे, यूज किए जाते थे ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए, यानी कि जो आपके अनाज है उसको ग्रेन करने के लिए। और इवन आज भी, मतलब 7000 years लेटर, ये सब आज तक यूज होते हैं। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड, एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड फ्रॉम बोन। और जो उस समय के जो टूल्स थे पैलियोलिथिक के, वो अब भी किसी न किसी फॉर्म में यूज होते रहते थे, ठीक है।
और इसी काम में वो आते रहते हैं। मैनी काइंड ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, इवन बहुत से मिट्टी के घड़े या बर्तन ये भी कहाँ मिले हैं, जमीन के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, जिससे क्या पता चलता है कि वो वहाँ के लोग इन्हें यूज करते थे। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, कई बार इन्हें बड़ा सजावट, मतलब इन पर ड्राइंग व्राइंग बनी होती थी, पेंटिंग्स बनी होती थी, क्योंकि इसमें चीजें सामान रखी होती थी। पीपल बिगैन यूजिंग pots for cooking food, especially grain like rice, wheat, lentils that now become an important part of the diet. अब पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग पॉट्स को यूज करना शुरू करते थे कुकिंग फूड के लिए, इनमें खाना पकाते थे, जैसे चावल, व्हीट, लेंटिल्स, ये सब चीजें जो कि अब डाइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था। अब के लोग ऐसी थोड़ी कि बस, अब लोग डेवलप हो चुके थे, ऐसे नहीं है वो जंगल में गए कुछ भी तोड़ फोड़ के खा लिया, अब वो प्रॉपर खाना बनाने लग गए थे क्योंकि वो सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ गए थे। इसके साथ साथ दे बिगैन वीविंग क्लोथ, उन्होंने क्लोथ पहनना शुरू कर दिया। वीव यानी कि सिलना, यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग तरीके की कपड़ों से, वो कॉटन से, ठीक है, जो कि अब खुद उगाई जा सकती थी। कितना ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या ये जो डेवलपमेंट भैया आप बता रहे हो, जैसे कहीं न्यूलिथिक एज आ गई थी, कहाँ पे फार्मिंग हो रही है, हर्डिंग हो रही है, क्या ये सब तरफ एक साथ हो गई? बिल्कुल नहीं। हुआ क्या, इन मेनी एरियाज मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। अब भाई सिंपल सी बात है, कई जगह पे लोग इतने एडवांस हो गए कि वो अपना खेती वेती करने लगे, खाना बनाने लगे, बट स्टिल सेम टाइम पे कई जगह ऐसी भी थी जहां आज भी लोग बिल्कुल भूखे नंगे और एकदम जानवरों की तरह रहते थे। एंड elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years। बहुत सालों लगे, मतलब कई सौ साल लगे, जब ये धीरे धीरे सब जगह सब के सब लोग अपडेट हो पाए इस चीज से। Besides, in some cases, people try to combine these activities, doing different things during different season. Even बीच में ऐसा भी टाइम आया कि कई लोग क्या थे, कुछ टाइम फार्मिंग वार्मिंग करते थे, कुछ टाइम खेती वेती करते थे, और उसके बाद कुछ ऐसे ही जंगल में निकल भी जाते थे। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब अगली जो स्टोरी है ना भाई, वो थोड़ी सी मेहरगढ़ की स्टोरी है जो कि इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ क्या था, मेहरगढ़ एक साइट थी जो कि किसकी साइट थी, आपकी जो पैलियोलिथिक एज है उसकी साइट थी, तो इसीलिए हमें मेहरगढ़ की थोड़ी सी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़, दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, ये कहाँ पे, एक फर्टाइल प्लेन में है, नियर द बोलान पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान। बोलान पास क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ से हम इंडिया से ईरान जा सकते हैं, तो उसके पास ही एक पड़ता है मेहरगढ़। अभी मैं आपको ऊपर दिखा दूंगा। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेज वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट। अब हिस्ट्री ऐसा मानती है कि यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे लोगों ने सीखा होगा बार्ली और व्हीट, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मिला है। और कैसे, और यहाँ के लोगों ने रियर शीप पालन, गोट पालन फर्स्ट टाइम किया होगा। ये सब कैसे होगा अभी समझ में आएगा। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ये मतलब इंडिया के सबसे पुराने गाँव में से एक है। At this site, many animal bones were found। इस जगह पे कई जानवरों की हड्डियां हमको मिली हैं। Bones of wild animals such as deer and pig and also bones of sheep and goat were found। अब जंगली जानवर और डोमेस्टिक एनिमल्स दोनों की ही मिली है। इसके साथ साथ और क्या मिला है मेहरगढ़ पे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मिली हैं। रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस, यानी कि वहाँ के लोग इस तरीके तक के हाउसेस बनाने सीख गए, स्क्वायर रेक्टेंगल, जो कि हमारे आज होते हैं, समझ रहे हो। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, हर घर के 4 कंपार्टमेंट तक होते थे, जिसमें कि स्टोरेज के लिए यूज हुए। यहाँ दिख रहा अनाज यहाँ पे इस तरीके से रखा जाता था। व्हेन पीपल डाई, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, पीपल लुक आफ्टर them perhaps in the belief that there is some form of life after death. Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In some instance, the dead person was buried with goats which were probably meant to serve as food in the next world. अब देखो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा इवन रिलीजियस भी होने लगे कि जब इंसान मर जाता था तो भाई वो तब भी उसको इज्जत देते थे। किस तरीके से, उसको ज़मीन में गाड़ के, जैसे आज हम करते हैं ना, आज भी कोई किसी की डेथ हो जाती है उसको जलाते हैं या फिर उसको ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं, तो इसी तरीके से वहाँ के लोग भी ज़मीन के अंदर इंसान को गाड़ते थे, और उसके साथ साथ उसके खाने के लिए, क्योंकि वो मानते थे कि अगले जन्म के लिए भी तो खाना चाहिए, तो उसके लिए वो शीप वगैरह भी उसके साथ मरी हुई वहीं पे गाड़ देते थे अगले जन्म के खाने के तौर पे। समझ पा रहे। अब बात करते हैं इंडिया के अलावा एक और जगह की, जो कि है फ्रांस। फ्रांस में भी केव पेंटिंग होती थी जैसे इंडिया में हो रही थी। अपने एटलस में जाके फ्रांस ढूंढो, यानी गूगल पे जाना, सर्च करना फ्रांस, आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे पेरिस है ना, आईफिल टावर, वहाँ कभी ऐसा भी था। ठीक है, द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। ये जो पेंटिंग आप देख लो, दिख रही है बुल्स की, ये फ्रांस की एक
गुफा की पेंटिंग है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स। आज से 100 साल पहले 4 स्कूल के बच्चों ने मिलकर ये साइट ऐसी गलती से घूमते फिरते ढूंढ ली थी। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 से लेके 10,000 ईयर्स अगो, यानी कि आज से 20,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले के बीच की ये पेंटिंग है। और इसी के साथ साथ ऐसी और भी पेंटिंग्स हैं जहाँ पे जानवर, वाइल्ड हॉर्सेस, ऑरोक्स, ये क्या है, एक कैटल यानी कि एक जानवर ही है, बाइसन, वुली राइनोसोरस, राइनोसोरस यानी गेंडा, रेनडियर एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स। वहाँ के लोग भी ये सब बनाया करते थे। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ऑकर एंड आयरन ओर एंड चारकोल। ये जो चीज़ें हैं ये सब क्या है अभी आप सीनियर क्लास में समझोगे। अभी आप समझ लो आयरन ओर यानी कि जिससे आयरन, चारकोल यानी कि कोयला जिसे कहते हैं ना, कोयला ब्लैक कलर का होता है, उससे बनाते हैं। इट इज पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेशन। ऐसा कह सकते हैं हम कि ये जो पेंटिंग्स है किसी खास दिन पर बनाई जाती हो, जैसे किसी का बर्थडे है या राजा का बर्थडे है, कुछ भी ऐसा है। और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च फॉर प्रे। या फिर ये कुछ इस तरीके से भी बनाई जा सकती हैं कि जब वो अपना कोई भी हंटिंग वगैरह करने जाते हैं तो उससे पहले वो बनाते हैं, या कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, ये तो थ्योरी है। इसी के साथ साथ एक और एल्सवेयर में एक और देख लेते हैं, नियोलिथिक साइट टर्की में। अब टर्की भी आप अपने एटलस में ढूंढो, टर्की भी बहुत अच्छी जगह है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स कैटलहुयुक भी एक जगह है जो कि टर्की में है। यहाँ पे बहुत सी ग्रेट चीज़ें मिली। ये सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, काउरीज फ्रॉम द रेड सी, शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। अब इस जगह पे खास क्या है, सीरिया से लाया हुआ फ्लिंट, काउरीज फ्रॉम द रेड सी, शेल्स, ये सब क्या है, पुराने ज़माने की चीज़ें हैं जो कि कहाँ मिली हैं आपको, यहाँ मिली हैं टर्की के कैटलहुयुक में। यानी कि इतनी दूर दूर से लोग इस जगह पे आते थे। सोच रहे हो आप कुछ तो खास होगा। रिमेंबर देयर वर नो कार्ट्स, मोस्ट ऑफ थिंग्स वुड हैव बीन कैरीड ऑन द बैक्स ऑफ पैक्स एनिमल्स सच एज कैटल और बाय पीपल। अब कहने का मतलब ये है, आप सोचो उस समय कोई ऐसी गाड़ियां तो थी नहीं कि रेलगाड़ी की ट्रेन पर रख के ले आओ, तो ज़्यादातर चीज़ें जो इतनी बड़ी बड़ी लाई गई हैं ये या तो इंसान खुद लेके आते होंगे किसी तरीके से, या वो जानवरों पे रख के लाते होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे जिससे वो ये सब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाते होंगे। तो फाइनली मेहरगढ़ और देख लेते हैं और उसके साथ चैप्टर हमारा हो चुका है खत्म। बहुत ही मज़ा आया पढ़ा के। आप भी बताना आपको कैसा लगा, कॉमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हो। ठीक है, आपका एक कमेंट यार मेरे लिए तो मतलब दिन बना देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं फटाफट आपका मेहरगढ़, ये रहा। अब देखो मेहरगढ़, ये आपका मेहरगढ़ दिख रहा है, इंडिया से काफ़ी दूर है, ईरान के पास है। ईरान का जो एक पास पड़ता है यहाँ से, वहाँ के पास पड़ता है। तो इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया एक ही सिंगल शॉट में। एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमने ढंग से पढ़ी। अगर आपको मजा आया कमेंट करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और भी बहुत सारी मजेदार वीडियो के लिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।